आप तो जानते ही होंगे कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। आप ये भी जानते होंगे कि अच्छे लोग हमेशा हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं और बुरे लोग सिर्फ छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। वो सिर्फ ढूंढते हैं कि कहाँ उनको मस्ती मजाक और हमारे ऊपर उपहास करने का मौका मिले, कहाँ उनको हमारी सम्मान इंसल्ट करने का मौका मिले। वो ये ढूंढते रहते हैं कि हम उस कैसे डराएं, कैसे धमकाएं सामने वाले को और अपनी बात कैसे मनवाएं। छोटी छोटी बातों को दिखा के वो अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं। कभी कभी वो अपने आप को ज़्यादा कर देते हैं, कुछ ज़्यादा होशियार बन जाने के कारण वो अपने आप को ही फंसा लेते हैं, क्योंकि कानून जानता है, कानून एक समंदर है और कानून की जानकारी आधी हो तो बात को ही पलटा देती है। चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी पे है। आप जानते ही हैं, मैं कृष्णा अरोड़ा आज फिर से लौटा हूँ आपके लिए केस लेकर। गाइस, इस केस में हम आपसे चर्चा करेंगे एक केस जिसमें एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगा दी जाती है। साथ में उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बाद जब केस आगे बढ़ता है तो गवर्नमेंट मीन्स हमारे जो जजेस बोलते हैं, कोर्ट बोलती है कि ये जो वाद है ये कंप्लेंट लगने के बाद ही होगा और ये पुलिस ऑफिसर्स मीन जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो लगाएंगे इस केस को, तो ही वो चीज़ आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ ये कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। चलिए गाइस, चलते हैं केस की ओर। क्या बोलता है आज होगी। बशर उल हक वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1953 SC 293। गाइस, सब्जेक्ट मैटर ये है कि इसमें कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 297 और IPC के तहत हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। पहले आपको जो हमारे कंप्लेंट अथॉरिटी है वहाँ जाके कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी, मतलब पुलिस वालों के पास, जो कि सेक्शन 195 और CRPC कवर करता है। अब मैं दोनों को समझाता हूँ कि आखिर ये दोनों कहते क्या हैं। सेक्शन 297 ऑफ IPC कहता है कि ट्रेसपास ऑन ब्यूरल प्लेसेस मीन्स कब्रिस्तान में जो अत्याचार होता है, जो वहाँ पे मृतक शरीर बॉडी पड़ी रहती है, कोई दूसरा बंदा असामाजिक तत्व आके वहाँ के लोगों को या उस बॉडी को उनकी इंटेंशंस ख़राब करता है, अपनी इंटेंशन से उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुँचाता है, अत्याचार करता है, अवहेलना करता है, वहाँ की संस्कृति जो हमारी संस्कृति उसे ख़राब करता है, तो एक ऑफेंस है जिसके लिए हमको कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी तुरंत में, जिसको पुलिस के पास हम जाके इस चीज़ को आगे प्रोसेस में ला सकते हैं। और सेक्शन 195 जो है ये एक कोऑर्डिनेशन है इस कंप्लेंट का, जिसमें हम पुलिस वालों के पास जाएंगे और पुलिस वाले उस चीज़ पे एक्ट करेंगे। और कोर्ट ने कहा कि पहले आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं फैक्ट्स की ओर। फैक्ट्स ऑफ द केस ये है गाइस, इसमें 1949 को एक मोक्षा दलोई दसाई नाम की एक माता जी होती है जिनके बेटे का नाम होता है धीरेन्द्र नाथ सहरा। वो उनके एब्सेंस में जो उनकी मदर होती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो वो जब 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं धीरेन्द्र नाथ सहरा, तो उन्हें पता चलता है कि मेरी माता जी एक्सपायर हो गई हैं। तो उनकी डेड बॉडी को लेकर अपने साथ वालों के साथ क्रेमेशन ग्राउंड पहुंचते हैं उनके फ्यूनरल के लिए। तो होता ही होगा इस नर उल हक जो उनके आसपास या सब पड़ोसी होंगे उन्हें पता चल जाता है। वो सब इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं और उनसे कहते हैं भाई इन्होंने अपनी माता का पीट के मार के हत्या कर दी है, गला दबा के हत्या कर दी है। फिर होता ही है कि ये पुलिस वालों के साथ पहुंचते हैं क्रिमिनल ग्राउंड और अपने साथ के अपीलेंट्स भी होते हैं इनके साथ। वहाँ पे पहुँच के वो पॉइंट आउट करते हैं कि देखो ये जो है यही है। तो वो सजेस्ट करते हैं कि इसे बाहर निकलवाओ क्योंकि उसमें आग लग चुकी होती है। तो उसे आग बाहर निकलवाया जाता है, उनकी बॉडी को टटोला जाता है, देखा जाता है कि आखिर उसमें क्या हुआ। तो उनको कोई भी मार्क नहीं मिलता है जो दिखाई पड़े कि उसको गला दबा के मारा या बहुत सारा मारा है, जिस प्रकार की उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई होती है। और उनको भी दिखाया जाता है कि देखो कहाँ है। और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहाँ जब वापस आती है तो वो एविडेंस सामने निकलता है कि नहीं ये झूठा केस है जो उसने दर्ज कराया। इसमें धीरेन्द्र नाथ सहरा जो है वो रिलीफ मिल जाता है, रिलीज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं होता है और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता है। ये कहानी आगे बढ़ती है तो धीरेन्द्र नाथ सहरा ने अपनी मानहानि का केस लगाते हुए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ सेक्शन 297 और IPC कहती है किसी के इंटेंशंस को आप ठोस पहुँचाओगे तो ये कॉग्निजेंस का केस होता है। तो ये दोनों के चक्कर में उन्होंने अपना केस दाखिल कराया कि इन्होंने हमारी प्रसिद्धि फेम के ऊपर उंगली उठवाई है, हमारे रिलीजियस फंड जो इंटेंशन है उसके ऊपर उंगली उठाई है और हमको बदनाम करने के लिए एक्ट किया है। सो उनने उनके ऊपर ये चार्जेस लगाते हुए ट्रायल कोर्ट में ये डाला और ट्रायल कोर्ट ने उन दोनों जो उनके साथ निरोलक और उनके अपीलेंट्स हैं उनको अपराधी मानते हुए उनको
3 महीने की सज़ा जो कि सेक्शन 297 के तहत उन्हें 3 महीने की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 100 रुपये फाइन उनकी मानहानि के तहत डिफेमेशन के तहत उनको सेंटेंस करार दिया। गाइस होता ही हुआ जो इनके जो अपीलेंट्स होते हैं इस केस के वो पहुंचते हैं अपीलेट कोर्ट मीन्स सेशन कोर्ट के पास हावड़ा। वहाँ पे उन्होंने अपनी बात ये केस सेट असाइड किया और उनको दोष मुक्त कर दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया भी है तो वो सेक्शन 182 और 211 ऑफ आईपीसी के अंदर कवर होगा। मतलब जो धीरेन्द्र नाथ सहरा उसकी कोई इज्जत नहीं, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं। उसने मानहानि का केस लगाया, उसने ब्यूरल अत्याचार का केस लगाया कि उसके इंटेंशंस को और फेम को उसके बदनामी के कारण जो उनने नरुल हक ने ऐसा काम किया, कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो मेरे पब्लिक सर्वेंट लगे हुए हैं उनकी पावर का गलत इस्तेमाल करते सामने वाले बंदे के ऊपर ऐसा कार्रवाई की है कि भाई उसको ठेस पहुँचे और सामने वाले बंदे के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई हो जाए जिसमें उसका जो है सम्मान खराब हो और पुलिस वाले की जो डिग्निटी है उस पर आँच आए। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोर्ट ने धीरेन्द्र सिंह सहरा को अलग कर दिया। सिर्फ कोर्ट ने अपनी बात रखी और सेक्शन 211 के तहत ये कहा कि भाई नरुल हक ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है सामने वाले बंदे को दोष कराने के लिए, उसके ऊपर सज़ा दिलवाने के लिए उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसाया है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये सही है और कितना सही है? अब चलते हैं गाइस आगे क्या होता है। उनने इस चीज़ को करार देते हुए ये केस वहीं रुक गया और उन्होंने कहा कि ये केस बनेगा तो सेक्शन 211 और 182 के तहत आईपीसी में बनेगा। उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 195 सीआरपीसी के अंदर जब तक कंप्लेंट दाखिल नहीं होगी कंप्लेंट अथॉरिटी के तरफ से तब तक इनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि धीरेन्द्र नाथ सहरा परेशान हो रहा था बंदा और उन्होंने कंप्लेंट अथॉरिटी की बात कर दी। अब इसका रिवीजन उठाते हुए नरेंद्र सहरा चलते हैं हाई कोर्ट और उन्होंने अपना रिवीजन लगाया, वहाँ पे अपनी बातें रखी, अपने फैक्ट्स रखे, अपने केसेस के बारे में मुद्दों की जो मेन जानकारी वो रखी और वहाँ के हाई कोर्ट के जजेस ने उनकी बातों को देखते हुए कहा कि नहीं, हाँ सेक्शन 297, सेक्शन 182 और सेक्शन 500 के तहत ये जो कार्रवाई होगी, चार्जेस होंगे, लगेंगे। उनने अपनी फुल बेंच पे बैठाते हुए ऑनरेबल जजेस ने ये बातें रखी कि 160 ऑफ सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस डायरेक्ट लेने का अधिकार है मैजिस्ट्रेट को, पर सेक्शन 195, सेक्शन 196, 196A, 197, 199 के तहत उनको कॉग्निजेंस डायरेक्ट लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे कहानी ये फंसती है गाइस कि धीरेन्द्र नाथ सहरा ने लगाया था कंप्लेंट किसको, ट्रायल कोर्ट में, और यहाँ पे जो अपीलेट कोर्ट है मीन सेशन कोर्ट है उनने बात कर दी कि हमारे कंप्लेंट अथॉरिटी यहाँ पे केस दर्ज करेंगे तब जाके उनके ऊपर ऑफेंस लगेगा, तब जाके वो दोषी करार होंगे। पर हाईकोर्ट ने इस चीज़ पे ध्यान दिया और प्रोविजंस पे ध्यान देते हुए कहा कि जब उस अपीलेट बंदे ने ऐसा कुछ ऑफेंस लगाया ही नहीं जिसके तहत इसमें कंप्लेंट अथॉरिटी की बात आई, ना ही कंप्लेंट अथॉरिटी ने ही शुरुआत में ऐसी कोई कार्रवाई या फिर ऐसा ऑफेंस के लिए केस दाखिल कराया हो, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा इतना है कि आखिर इसमें ये सेक्शन 182 लगना है कि नहीं लगना, इतनी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज़ को अलग करो। अब यहाँ पे उन्होंने बात है कि सेक्शन 297 के अंदर जो ये केस कॉग्निजेंस बनता है और इसके मानहानि लगती है, तो इसके तहत ये केस बड़ा आगे। उन्होंने अपील जो अपनी बातें हैं नीचे कोर्ट में सेशन कोर्ट के पास रखी। उनने ये कहा कि ये नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, जो आप मुद्दे की बात है आप उस पर ध्यान दो, आप अपनी बात बीच में मत रखो। तो उन चार्जेस लगाते हुए 297 और 500 के तहत उनने फिर से जो नरुल हक और जो अपीलेंट्स थे उनको वापस बुला लिया, मीन्स उनको रिमांड में डाल दिया, कन्विक्ट कर लिया। और ये यहाँ पे जो केस है आप समझिए कि उनकी अपील जो थी उनकी खारिज हो जाती है और फिर से वो जेल में जाने के बाद ये जो है 297 के अंदर बताया जाता है कि जो कॉग्निजेंस है धीरेन्द्र नाथ सहरा का है, लगने के बाद इनको 3 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 100 रुपीज़ फाइन कंटिन्यू होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद कि ट्रायल कोर्ट की जो डिक्री है वो कंटिन्यू होगी। उसके बाद जो हमारे अपीलेंट्स है हाई कोर्ट में फिर जाते हैं परमिशन मांगने के लिए कि हमें अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ के जो ऑनरेबल जजेस की जो बेंच होती है वो कहती है कि नहीं, आपको ऑब्जेक्शन आर्ग्यूमेंट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आपकी अपील जो है वो खारिज की जाती है। ये केस आगे बढ़ता है तो गाइस इसमें जजमेंट निकलता है। जजमेंट में ये आया कि सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनको डायरेक्ट कॉग्निजेंस पहुंचेगा।
आप कर सकते हो। और सेक्शन 195, 196, 197 और 199 के तहत जो भी होगा उसमें आपको पहले पुलिस वाले के पास जाना पड़ेगा, कंप्लेंट रिपोर्ट डलवानी पड़ेगी, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो गाइज इसमें सेक्शन 297 जो ब्यूरल ट्रेसपास की बात करता है, इसमें गाइस पहले आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी, उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। ये कॉग्निजेंस पुलिस वाले लेंगे, कंप्लेंट अथॉरिटी लेगी, फिर ये केस आगे बढ़ेगा। गाइस इसमें ये भी है कि सेक्शन 449 जो डिफेमेशन की बात करता है, जो मानहानि की बात है, इसका पनिशमेंट सेक्शन 500 में बात की गई है। इसके तहत जो बंदा मीन्स पुलिस ऑफिसर जो कंप्लेंट अथॉरिटी था और जो धीरेन्द्र नाथ सहरा, इन दोनों ने मिलके लगा सकते हैं किसके ऊपर, नरहुल हुक के ऊपर। क्योंकि गाइस इस बंदे ने दोनों की डेफेमेशन किया है, दोनों की मानहानि करी। कैसे? 297 मतलब कि ब्यूरियल ग्राउंड में उनके ऊपर ये मतलब कि उनके इंटेंशंस को ख़राब किया, मतलब उनके ऊपर ये परेशानियां क्रिएट करी, उनके आलोचनाएं करी, अवहेलना करी, अत्याचार किया, वहाँ पहुँच के बीच में रुकावट डाली, उनकी संस्कृति के ऊपर ये अड़चने डाली कि आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपने अपनी माता जी को खुद मारा है। और ये इल्ज़ाम लगाया उनकी प्रसिद्धि के ऊपर, मीन्स पुलिस वाले की प्रसिद्धि के ऊपर, कि इतना वो उनकी बातों में आ गया और ऐसे ही चल पड़ा बिना एविडेंस के। उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, ना फोटोग्राफ था, ना कुछ था, ना लिखित में कुछ था, वो ऐसे उठ के चला गया। तो दोनों के ऊपर वो चाहें तो दोनों बंदे जाके उसके खिलाफ डेफेमेशन का चार्जेस लगवा सकते हैं। अभी इस प्रेजेंट में तो डेफेमेशन का चार्ज धीरेन्द्र सिंह सहरा ने लगवाया, लेकिन वो चाहते तो वो भी लगवा सकते थे। तो गाइज़ ये जो यहाँ पे अपील है डिसमिस होती है। और गाइज़ ये केस में आप प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन बसता है, वही मैंने आपसे फिर रिपीट करूँगा, सेक्शन 297 में कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगी। इसमें पहले कंप्लेंट जाएगी 195 सेक्शन के तहत CRPC के में, पहले कंप्लेंट अथॉरिटी इस चीज़ को जज करेगी, वहाँ पे डिसाइड करेगी, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करेगी, कंप्लेंट आगे बढ़ाएगी, तब जाके जो है केस आगे बढ़ेगा। तो गाइस ये केस अब यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, पर इसके पहले आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करिए। बताइए कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लगा आपको। मैं आगे भी